हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया हो। तो गाइस, आज के वीडियो के साथ हम अपने पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक सेटअप वगैरह। हमने जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब के बारे में जाना था। मैंने उनकी सारी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह भी आपको बताई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मेरे चैनल में जाइए। चैनल में जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके पाइथन लैंग्वेज फुल कोर्स 2025 प्लेलिस्ट बना है। आप इसको सेव कर लीजिए ताकि जो भी आगे फ्यूचर में मैं वीडियो डालूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो इस चीज़ को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आप मान लीजिए कल मैं फ्रांस जा रहा हूँ। तो अगर मैं फ्रांस जाऊँगा तो मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज का आना ज़रूरी है ताकि मैं वहाँ के लोगों के कम्युनिकेट कर पाऊँ। सिमिलरली अगर मैं जर्मनी जाऊँ तो मेरे को जर्मन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है क्यों ताकि मैं वहाँ के जर्मन लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँ। इसी तरह अगर मैं मशीन से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मेरे को एक लैंग्वेज आना चाहिए जो हमारा मशीन अंडरस्टैंड कर पाए। मशीन नॉर्मल जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी, ये सब चीज़ें नहीं समझता। तो मशीन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें समझता है, जैसे कि पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने मशीन को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन सिर्फ पाइथन ही समझता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है जो हमारा मशीन समझने की काबिलियत रखता है, जैसे कि सी++, जावा, जावास्क्रिप्ट। ऐसा भी नहीं है कि ये जो भी लैंग्वेजेस के नाम मैंने लिए, इन सब चीज़ को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाए। तो फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, तो आखिरकार फिर मशीन क्या समझता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मशीन क्या समझता है। तो मशीन बेसिकली 0 और 1 सिर्फ इन्हीं चीज़ को समझता है। इसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जब भी वोल्टेज हाई होगा तो उसको वो 1 की तरह कंसिडर करेगा, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं हो रहा होगा उसको वो 0 की तरह कंसिडर करेगा। कंप्यूटर जो है, हमारा जो मशीन है, वो बस ये दो ही चीज़ समझता है, 0 और 1। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ के बाइनरी लैंग्वेज सीखें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब सपोज़ मेरा सडनली प्लान बन गया स्पेन जाने का, और मेरे को स्पेनिश नहीं आती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट नहीं करूँगा। मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं या तो कोई ट्रांसलेटर यूज़ कर सकता हूँ, या मैं कोई बंदे को अपने पास गाइड वगैरह रख सकता हूँ जो ट्रांसलेट कर दे इंग्लिश टू फ्रांस फ्रेंच। उसी तरह इसमें भी जो भी हम लोग कोड लिखते हैं पाइथन या सी में, सी++ में, इसको ट्रांसलेट करा जाता है बाइनरी कोड में ताकि हमारा मशीन अंडरस्टैंड कर पाए। और ये ट्रांसलेशन का काम या तो कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर करता है। इन इन दोनों पे भी मैं आऊँगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली ओवरऑल प्रोग्रामिंग यही है कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दोगे, वो मशीन समझेगा, और मशीन उसका जो भी आउटपुट होगा वो हमको रिटर्न कर देगा। सो तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में दो वेटर काम कर रहे हैं। एक का नाम है राम और दूसरा है श्याम। अब ऑब्वियसली दो अलग लोग हैं तो दोनों का अलग अलग तरीका हो सकता है काम करने का। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि राम और श्याम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राम के बारे में। राम का वर्किंग स्टाइल कैसा है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। अब सपोज़ एक कस्टमर आता है और राम उस टाइम अवेलेबल है स्टोर में। तो कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करने जाएगा, हम मान लेते हैं कस्टमर ने 3 ऑर्डर प्लेस किए। पहला पिज़्ज़ा, बर्गर और कोक। तो राम क्या करेगा, इन तीनों ऑर्डर को एक साथ नोट डाउन करेगा। नोट डाउन करके इन तीनों ऑर्डर को जाके अपने शेफ़ को बताएगा, और जैसे ही किचन में ये तीनों ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएंगे, तो राम इन तीनों को पिकअप करके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो बेसिकली राम तीनों ऑर्डर को एक साथ ले रहा है और एक साथ शेफ़ को बता रहा है, और जैसे ही अपना डिश कुक हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और तीनों चीज़ें जो कस्टमर ने डिमांड करी थी, वो पूरा का पूरा उनका जो भी ऑर्डर था पूरा एक ही बारी में डिलीवर हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग श्याम के बारे में। अब जैसे ही कोई कस्टमर अप्रोच करेगा, श्याम उनसे ऑर्डर लेने जाएंगे। अब जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा, वो एक टाइम में बस एक ही ऑर्डर लेगा। कस्टमर ने बोला पिज़्ज़ा,
तो सबसे पहले श्याम पिज़्ज़ा नोट डाउन करेगा, शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ को बताएगा कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर है। वो शेफ़ से पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेगा और जाके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। फिर श्याम वापस उनसे पूछेगा कि आपको और कुछ चाहिए? कस्टमर बोलेंगे हाँ मेरे को बर्गर चाहिए। अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो श्याम बेसिकली एक एक करके सारे ऑर्डर लेंगे और उसको फुलफिल करेंगे। देखा राम और श्याम का वर्किंग स्टाइल। तो सिमिलरली इसी तरह जो कंपाइलर होता है हमारा, वो राम की तरह काम करता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो श्याम की तरह। तो जैसा कि मैंने बोला, राम जो एक बार में सारे ऑर्डर ले लेता है और जाके एक ही बार में सारा काम निपटा देता है, उसी तरह जो हमारा कंपाइलर होता है, जो भी हम स्क्रिप्ट या जो भी कोड हम लोग लिखते हैं, पूरा का पूरा कोड वो एक ही बार में लेगा। एक बारी में लेके वो पूरे स्क्रिप्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज इन द सेंस बाइनरी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, 0 और 1 के लैंग्वेज में। और जैसे ही ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, हमारा जो कंपाइलर है इस मशीन लैंग्वेज वाले कोड को हमारे सिस्टम को भेज देगा। सिस्टम हमारा उसको उस मशीन कोड को प्रोसेस करेगा और जो भी उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट होगा उसको कंपाइलर को वापस दे देगा और कंपाइलर प्रिंट करके हमें आउटपुट दे देगा। ये है कंपाइलर का वर्किंग। ऑन द अदर हैंड, अब हमारे इंटरप्रेटर क्या करेगा, और एट द टाइम बस एक इंस्ट्रक्शन को लेगा। अगर मान लीजिए 3 लाइन का कोड है तो सबसे पहले वो पहला लाइन लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही मशीन कोड कन्वर्ट करेगा, उस मशीन कोड को सिस्टम को वो पास करेगा और सिस्टम उसमें प्रोसेस वगैरह करके जो भी आउटपुट होगा वो जनरेट कर देगा। फिर जैसे ही सक्सेसफुल ये हो गया, उसके बाद ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा स्क्रिप्ट एंड ना हो जाए। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाई पाइथन। जब मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, तो फिर भी हम पाइथन को क्यों चुन रहे हैं? आज के टाइम में पाइथन इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? वैसे इस चीज़ के बहुत सारे कारण, बट मैंने कुछ गिने चुने जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से पाइथन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, वो मैंने कंपाइल करके आप लोगों को बताया। सबसे पहला रीज़न है इसकी सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। जो पाइथन के स्क्रिप्ट्स या कोड वगैरह होते हैं वो इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं और इतने ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि आप उसको रीड करोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल शो किया है, ये स्क्रिप्ट अगर आप रीड ही करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि स्कोर इज इक्वल टू 85। और स्कोर हमने सेट कर दिया है, फिर हम नीचे कॉल कर रहे हैं इफ़ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो ग्रेड को ए सेट कर देना, नहीं तो अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो बी सेट कर देना ग्रेड को। अगर ये भी ना सेटिस्फाई हो रहा हो तो स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो सी सेट कर देना। अगर तीनों ही कंडीशन ना सेटिस्फाई हो रही हो तो ग्रेड को डी और एफ सेट कर देना और हम ग्रेड को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखो कितना ज़्यादा सिंपल है, हम देख के ही पता लगा पा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न है वाइड एप्लीकेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि पाइथन के नॉलेज से आपके करियर के वेरियस डोर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर नमपाई या पांडास जैसे लाइब्रेरी का नॉलेज होगा तो आप बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग वगैरह जैसे प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है तो साइकिट लर्न के नॉलेज से आप उसको भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको डीप लर्निंग जैसे फील्ड को एक्सप्लोर करना है, टेंसर फ्लो, केरास, केरास ट्यूनर, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप डीप लर्निंग के फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट जैसे फील्ड को भी एक्सप्लोर करना है तो पाइथन उसका भी ऑप्शन देता है। आप फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, फ्लास्क, जेंगो, जो वेब डेवलपमेंट जैसे फील्ड में यूज़फुल है। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो आप कीवी जैसे फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो जो ऐप बनाने में आपको यूज़फुल रहेगा। तो तीसरा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी। जो भी पाइथन के कोड वगैरह है, अगर आप दूसरे ओएस में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको बेयर मिनिमल कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं करना होता।
थोड़ा बहुत सेटअप वेटअप में चेंज होता होगा, जैसे अगर आपको मैक से लिनक्स में जाना हो या लिनक्स से विंडो में जाना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंजेस के साथ ही आप इजीली एक दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो सकते हो। और चौथा पॉइंट है कि पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो इसका यही मतलब है कि पाइथन कीप्स ऑन इम्प्रूविंग डे बाय डे। बहुत लोग इस पाइथन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा वर्क करते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाइथन को यूज़ करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। फ्यूचर में जब आप पाइथन अच्छे से समझ जाओगे, जब आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो, आप बिजनेस वगैरह कर सकते हो, उस केस में भी आपको कोई लाइसेंस वगैरह पाइथन का लेना नहीं पड़ेगा। आप पाइथन को फ्रीली यूज़ कर सकते हो और कोई भी आप बिजनेस अपना पाइथन के थ्रू आप चला सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। हमने बेसिक पाइथन के बारे में जाना, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना क्या होता है, हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जाना, हमने कुछ पाइथन के यूसेस देखे कि क्यों पाइथन बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, 2-3 वीडियो देखिएगा आप, आपको कंटेंट वगैरह समझ आए तो सब्सक्राइब करना। और आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूँगा। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।